कश्मीरियत वो नहीं है जो वो करते हैं, कश्मीरियत वो है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। नफरत से आजादी, वो जिस आजादी की बात करते हैं उसका मतलब है भारत से आजादी। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। नमस्कार, द राइट पिच पर आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स मूवी ने कश्मीर घाटी के उस स्याह सच को दुनिया के सामने ला दिया है जिस पर लंबे अरसे से पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही है। मूवी में दिखाए गए भावनात्मक पहलुओं के अलावा कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन के लिए मजबूर करने वाली सांप्रदायिक हिंसा के कई और कारण थे। मसलन हिंसक आतंकवाद और गलत सियासी गुणाभाग से लेकर शरारती विदेश शक्तियां और हद दर्जे तक की सरकारी खुन्नसें। जी हाँ, धरती के स्वर्ग में नफरत के बीज बोने की पटकथा की शुरुआत होती है साल 1975 से। ये वो साल था जब एक समझौते पर दस्तखत हुआ जिसे इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला समझौता भी कहा जाता है। राज्य को भारत के साथ और ज्यादा जोड़ने के उपाय लागू करने पर सहमति के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्ता में लौटे। सहमति तो कश्मीर को भारत से और ज्यादा जोड़ने की हुई थी, मगर काम हुआ ठीक उसके उलट। जम्मू और कश्मीर की जमाते इस्लामी और पीपल्स लीग तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इस समझौते का विरोध करने वाले मुख्य धड़े थे जिन्होंने इस समझौते की हवा निकाल कर रख दी। कुछ समय और बीता और दौर आया 1978 से 81 का। शेख अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र के साथ टकराव का रुख अपनाया और पूरे राज्य में कोई 300 जगहों के नामों का इस्लामीकरण करके ध्रुवीकरण को और तीखा किया गया। आज जो सेकुलर जमात उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए योगी जी द्वारा कुछ शहरों के नाम बदलने पर लानते भेजते नहीं थकते, उस दौर में इनके बाप दादा शेख अब्दुल्ला के इस कुकृत्य पर वलियों उछलते नहीं थकते थे। यही नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई ने सूफीवाद की जगह उग्र बहावीवाद फैलाकर घाटी के मुसलमानों को और कट्टर बनाने की कोशिशें और ज्यादा बढ़ा दी। केसर की क्यारियों में जिहाद का जहर घुलने लगा था और तब आया साल 1982 का। जी हाँ, शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी और अब उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर की विरासत संभाल ली थी। ये ऐसा ही था जैसे सांप से पीछा छूटा तो नाग ने घेर लिया। फारूक को पिता से मिली सत्ता की गर्मी का सुख भोगते कुल 2 वर्ष ही बीते थे कि साल आया 1984 का। फरवरी में JKLF के उग्रवादी मकबूल भट्ट को फांसी चढ़ाए जाने के साथ घाटी में विरोध प्रदर्शनों ने व्यापक शक्ल अख्तियार कर ली। तब भारतीय सेना ने उन प्रदर्शनों को कुचल दिया। जुलाई में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन से फारूक के बहनोई गुलाम शाह मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर में सिख अंगरक्षकों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। देश का ध्यान भारत के मस्तक कश्मीर में सुलग रही ज्वालामुखी से भटककर दिल्ली पर टिक गया और ये अवसर था कश्मीर में नफरत की आंच को और ज्यादा तेज करने का। मगर इन सब से बेपरवाह कांग्रेस तो सत्ता सुख के जुगाड़ में व्यस्त थी। साल आया 1986 का। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के मातहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन बनाया। कश्मीर के लिए मीठी जहर समान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हाथ का साथ मिल चुका था। इधर इस्लाम परस्त ताकतें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एकजुट हुई। NC कांग्रेस का गठबंधन जीता, लेकिन चुनाव में जमकर धांधली करने के आरोप भी लगाए गए और इस तरह से ये चुनाव कश्मीर की बर्बादी की यात्रा और कश्मीरी पंडितों को दी जाने वाली बेरहम यातनाओं का तोरण द्वार साबित हुआ। इस सरकार को सत्ता संभाले बस 1 साल ही बीते थे। साल था 1987 का। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठजोड़ का कर रुझान दिखने लगे थे। सरकार की मूक सहमति में गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू के एक प्राचीन हिंदू मंदिर के परिसर के भीतर मस्जिद के निर्माण करने का ऐलान करके इस्लाम परस्तों पर डोरे डाले। उत्तर प्रदेश की विवादित बाबरी मस्जिद, जिसे अब अदालत ने भी राम जन्मभूमि माना है, को हिंदू दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाने के निर्णय को बहाना बनाकर कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक तनाव को और हवा दी गई। विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गए। हिंसा रोकने के लिए सेना को बुलाया गया। कांग्रेस की कश्मीर के चक्कर में पूरे देश में मिट्टी पलीद हो रही थी, इसलिए चेहरा बचाने के लिए केंद्र ने राज्य प्रशासन को बर्खास्त करके जगमोहन के मातहत जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा दिया। मगर अब तक तो आग लग चुकी थी, नुकसान हो चुका था। महज 1 वर्ष बाद साल आया 1988 का। अफगानिस्तान में सोवियत बलों के खिलाफ तैनात जिहादियों की कामयाबी से उत्साहित ISI ने भारत में उग्रवादियों को हथियार और प्रशिक्षण देकर कश्मीर में इसी रणनीति को दोहराने की आस लगाई।
विद्रोहियों ने घाटी में हिंसा बढ़ा दी, जिसमें JKLF की भारतीय शाखा प्रमुखता से उभर कर सामने आई। इसकी मुख्य मंडली में 4 लोग थे, हमीद शेख, अशरफ वानी, जावेद अहमद और मीर और यासीन मलिक। जी हाँ, वही यासीन मलिक जिसके सामने आपने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सजदा करते देखा होगा, उनके सामने शीश नवाते देखा होगा। 1988 के बाद साल आया 1989 का, कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिली। राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस को हराकर VP सिंह की गठबंधन सरकार दिल्ली में सत्ता में आई। लोगों को उम्मीद थी कि कश्मीर के गुनाहगार दंडित होंगे, मगर इस सरकार ने तो और आगे बढ़कर दूध की रखवाली बिल्ली को ही सौंप दी। कश्मीरी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को केंद्रीय गृह मंत्री बना दिया गया। उपद्रवियों ने जम्मू और कश्मीर में एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया, और करते भी क्यों नहीं। वो कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी हिंसा में NC कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ हलवाई और अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाने वाले जज नीलकंठ गंजू और भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष तक की हत्याएं शामिल हैं। दिसंबर में JKLF के उग्रवादियों ने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को अगवा कर लिया। अपहरण किया या सोच समझकर अपहरण करवाया गया, ये आप खुद तय कीजिए। समझौता वार्ता चली और जेल में बंद 5 उग्रवादियों को छोड़ने की एवज में रुबैया सईद को रिहा करवाया गया। अब आया दौर 1990-91 का। ये खूनी दौर था। नफरत की फसल पक चुकी थी और अब बारी थी फसल काटने की। हिंसा बढ़ी और धमकियों का सिलसिला भी बढ़ा। कई चौंकाने वाली हत्याएं हुई, जिनमें वायुसेना के 4 कर्मियों और कई कश्मीरी पंडितों की हत्याएं शामिल थी, जिसे कश्मीर फाइल्स में दिखाया भी गया है। मगर यकीन मानिए, फिल्म में असल में हुई जघन्य बर्बरता का 5% भी नहीं दिखाया गया है। शायद सेंसर बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन से संबंधित मजबूरियां रही होंगी। कश्मीरी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। कुछ अनुमानों के मुताबिक 90% से ज्यादा हिंदुओं ने इस अवधि में घाटी छोड़ दी। इन्हें हिंदू इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि निशाने पर न केवल कश्मीरी पंडित थे, बल्कि वाल्मीकि समाज और अन्य जातियों के भी लोग थे। वैसे भी हिंदुओं को जातियों में बांटने का एजेंडा सेकुलर गैंग का रहा है, जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। 1991 तक अनुमानित तौर पर 689 हिंदू और विशेषकर पंडित मारे गए, जबकि 77,000 हिंदू जान बचाकर पड़ोस के जम्मू में शरणार्थी शिविरों में नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के साथ प्रधानमंत्री VP सिंह ने 19 जनवरी को जगमोहन को फिर से राज्यपाल नियुक्त किया। विरोध में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया। घर घर तलाशी अभियान के साथ उग्रवादियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश हुआ, जिससे विरोध प्रदर्शन और भड़क उठे। सुरक्षा बलों ने 21 जनवरी को श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 50 लोग मारे गए। घाटी बगावत से हिल उठी। सुरक्षा कर्मियों और कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। मस्जिदों से और अखबारों में धमकी भरे संदेश प्रसारित किए जाने लगे, जिनमें पंडितों को चले जाने की चेतावनी दी गई और कश्मीरियों को इस्लामी वेशभूषा अपनाने की सख्त हिदायत दी गई। ऐलान किया गया, ऐसे कश्मीरी जो हिंदू औरतों के साथ होगा, ऐसा कश्मीर जो हिंदू औरतों के साथ होगा और हिंदू मर्दों के बिना। सरकार, समाज और मीडिया सब तमाशबीन बने रहे और तब से अब तक कश्मीर और कश्मीरियत घाटी में पैदा हुई धार्मिक जनसंख्या संतुलन का दंश झेल रही है। 370 के खात्मे ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है, मगर सरकार को इस किरण को तेज लौ में बदलना होगा, ताकि कश्मीर जिनसे छीन लिया गया था उन्हें वापस मिले। कश्मीर और उसकी कश्मीरियत फिर से बहाल हो और कश्मीर फिर से धरती का स्वर्ग बन करके पूरी दुनिया के सामने पेश हो। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों और ज्वलंत मुद्दों के सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।